नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण शर्मा टेक्निकल एक्सपर्ट आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम इस लेसन नंबर दूसरा में स्टार्ट कर चुके हैं। आज हमारी इस डीसी परिपथ की क्लास नंबर तीसरी है। तीसरी क्लास से पहले जिन बच्चों ने अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आए दोस्तों, हम बात करते हैं डीसी परिपथ की क्लास नंबर तीसरी। दूसरी क्लास में हमने जाना था व्हीटस्टोन ब्रिज। उस व्हीटस्टोन ब्रिज के हमने किए थे न्यूमेरिकल सवाल। अब हम बात करने अगला टॉपिक ला रहे हैं जिसमें मैंने कहा था किरचॉफ का नियम। दोस्तों हम बात कर रहे हैं एक किरचॉफ का नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जहां भी जाते हो, जिस भी एग्जाम में जाते हो, आप हमेशा पाते हो कि किरचॉफ के नियम पर या तो न्यूमेरिकल सवाल पूछे जाते हैं या इस पर क्वेश्चन पुटअप होता है कि किरचॉफ का नियम लागू होता है। तो हम बात कर रहे हैं किरचॉफ का नियम। किरचॉफ नाम वैज्ञानिक ने हमारे दो नियम सत्यापित किए। गुरुजी, किरचॉफ नाम वैज्ञानिक ने दो नियम सत्यापित किए। दो नियम में पहला इनका नियम कहलाया करंट का नियम। दोस्तों, पहला इनका नियम जो कहलाया उसे कह रहे हैं करंट का नियम। ये करंट का नियम और इनका दूसरा नियम होगा एक वोल्टेज का नियम। दोस्तों, दूसरा नियम रहेगा इनका वोल्टेज का नियम। तो इन्होंने दो नियम सत्यापित कर दिए। पहला नियम कहलाया करंट का नियम और दूसरा कहलाया इनका वोल्टेज का नियम। अब हम बात करते हैं कि किरचॉफ नाम वैज्ञानिक ने कितने नियम सत्यापित किए? दो। पहला नियम करंट का नियम, दूसरा नियम वोल्टेज का नियम। अब बात करते हैं सबसे पहले नियम की, करंट के नियम की बात करते हैं साहब। करंट के नियम की जो बात करने जा रहे हो आप, तो करंट के नियम की बात करो। इस करंट के नियम को सबसे पहले आप धारा का नियम कहोगे। इसे किस नाम से जानेंगे? धारा का नियम। इस करंट के नियम को ही एक बिंदु नियम भी कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? एक बिंदु का नियम भी कहते हैं साहब दोस्तों। हमने कहा कि जो करंट का नियम है, हमारे करंट के नियम को धारा का नियम कहते हैं, करंट के नियम को ही बिंदु का नियम कहते हैं। करंट के नियम को ही एक मैश का नियम भी कहते हैं दोस्तों। एक मैश का नियम भी कहते हैं। देखो, ये सारे के सारे उपनाम बता रहा हूं मैं आपको। उपनाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब पेपर में क्वेश्चन पुटअप होता है तो आप तो कहोगे कि गुरुजी आपने तो करंट का नियम पढ़ाया, ये धारा का नियम क्या है, ये बिंदु का नियम कहाँ से आ गया, ये मैश का नियम कहाँ से आ गया। तो ये उपनाम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। तो हमने कहा करंट के नियम, किरचॉफ नाम वैज्ञानिक ने दो नियम सत्यापित किए। पहला नियम इनका कहलाया करंट का नियम, इसी को ही बोल रहे हो धारा का नियम, इसी को ही बोल रहे हो बिंदु का नियम, इसी को ही बोल रहे हो मैश का नियम। अब हम बात करते हैं कि हमारा करंट का नियम क्या कहता है। तो सबसे पहले कहा आपने एक बिंदु लिया साहब, आपने कहा एक बिंदु पर यह आधारित है। इस बिंदु को नाम दिया एक संगम बिंदु। इस बिंदु को हमने नाम दिया एक संगम बिंदु, या इसी को ही नाम दिया एक केंद्र बिंदु। दोस्तों, इसी को ही नाम दिया एक केंद्र बिंदु। अब बात करें हम करंट के नियम को। करंट के नियम को आपने कहा था बिंदु का नियम, क्योंकि एक बिंदु पर आधारित है। इस बिंदु को ही नाम दिया संगम बिंदु, या ऐसे बोल दिया केंद्र बिंदु। तो परिभाषा पे चले, क्या कहेंगे? इसे संगम की ओर और किसी संगम की ओर आने वाली धाराओं का योग एवं संगम से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर या शून्य होता है, उसे कौन सा नियम कहेंगे? करंट का नियम कहेंगे दोस्तों। दोबारा परिभाषा समझा रहा हूं, डायग्राम से समझेंगे फिर बहुत अच्छी तरह से। हम कह रहे हैं कि हमने एक बिंदु लिया, संगम बिंदु बोल दिया, केंद्र बिंदु लिया। इस केंद्र बिंदु की तरफ आने वाली धाराओं का योग एवं संगम से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग होगा, वो बराबर या शून्य होगा। उसी को कौन सा नियम कहेंगे? करंट का नियम। अब आपने कहा कि गुरुजी हमारी परिभाषा समझ में नहीं आई। समझने के लिए सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया। इस डायग्राम में मैंने धाराएं ली और इन धाराओं को इन्हें एरो हेडों के द्वारा मैंने दर्शा दिया। ये एरो हेड हैं, ये एरो हेड इस धारा की डायरेक्शन को बताएंगे दोस्तों। एरो हेड, ये दोनों एरो हेड हैं। ये एरो हेड मेरे धारा की जाने की, उसकी जो प्रकृति है, धारा किस प्रकार से जा रही है, उसका डायरेक्शन क्या है, उसकी दिशा क्या है, उसको बताएंगे साहब। तो मैंने यहाँ धारा का नाम दे दिया I1, इसका नाम दे दिया I2, इसका नाम दे दिया I3, इसका नाम दे दिया I4 और इसका नाम दे दिया I5। दोस्तों, मैंने कहा मैंने इन धाराओं के नामकरण कर दिए, इनका नामकरण किया।
I1, I2, I3, I4 और I5। अब इस चित्र के अंदर डायग्राम में मैंने समझा कि I1 और I2, देखो ये I1 ये संगम की ओर नीचे की तरफ आ रही है, I2 भी दोस्तों नीचे की तरफ आ रही है, I3 दोस्तों देखें संगम से बाहर निकल रही है, I4 भी बाहर निकल रही है और I5 भी बाहर निकलनी है। और आपको डायग्राम में इन्हीं चीज़ों को देखना है, इन एरो हेडों को देख के पहचानना, तभी आपका न्यूमेरिकल जब सवाल होगा तो हमारा आसानी से सही हो जाएगा इन एरो हेडों के द्वारा। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि जो I1 और I2 हैं हमारी, I1 प्लस I2 जो धारा हैं ये संगम की ओर आने वाली धारा हैं, संगम की ओर आने वाली धाराएं, आने वाली धाराएं। अरे दोस्तों यहाँ पर आपने कहा कि I1 एवं I2 धाराएं जो हैं ये संगम की ओर आने वाली धाराएं, जबकि I3 प्लस का I4 प्लस का I5 ये तीनों की तीनों धाराएं संगम से दूर जाने वाली धाराएं। अरे संगम से दूर जाने वाली धाराएं मेरी कौन कौन सी हैं? तो आपने कहा I3 है मेरी, I4 है और I5 है। I1 और I2 मेरी संगम की ओर आने वाली धाराएं। आपने कहा कि समीकरण इसका हमारा क्या कहेगा? अरे समीकरण इसका क्या कहेगा? तो आपने कहा I1 प्लस का I2, अरे I1 प्लस का I2 बराबर के I3 प्लस का I4 प्लस का I5। अरे दोस्तों मैंने कहा मेरा इस धारा के नियम का समीकरण क्या कहता है? तो समीकरण क्या कह रहा है दोस्तों? तो समीकरण में कहा I1 प्लस I2 बराबर के I3 प्लस का I4 प्लस के I5। यहाँ पर I1 और I2 दोनों जो धाराएं हैं ये संगम की ओर आने वाली धाराएं मेरी, जबकि I3, I4, I5 ये तीनों की तीनों धाराएं मेरी संगम से दूर जाने वाली धाराएं। अब इन दोनों का योग और इन तीनों का योग क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, हमेशा बराबर आना चाहिए, तभी हमारा सवाल क्या होगा? सही होगा। अब इसके न्यूमेरिकल सवाल किस टाइप के पूछे जाते हैं? आपको डायग्राम दिया, अभी 2011 में सवाल पूछा था, तो हम एक उदाहरण कर लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। इसी डायग्राम के अंदर मैं आपको एक समझा रहा हूँ उदाहरण देकर सवाल। एक समझ लेते हैं कि सवाल किस टाइप का पूछा जाता है। इन्होंने कहा दिए गए चित्र में यदि I1 10 एम्पियर की है साहब, इन्होंने कहा जो चित्र बनाया हुआ है, दिया गया जो चित्र है हमारा, ये I1 यहाँ पर 10 एम्पियर की है, I2 यहाँ पर मेरी 5 एम्पियर है, I3 2 एम्पियर है, I4 1.5 एम्पियर हो तो I5 के मान की गणना करो। अरे दोस्तों ध्यान देना, चित्र के अंदर ही आपसे पूछ रहा है कि दिए गए चित्र में यदि I1 10 एम्पियर, I2 5 एम्पियर, I3 2 एम्पियर, I4 1.5 एम्पियर हो तो I5 के मान की गणना, इसका मान आपसे पूछ रहा है। अब सवाल जब भी करोगे तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आपको ये देखना होगा, चित्र के अंदर ये पहचानना होगा कि कौन कौन सी धारा तो संगम की ओर आ रही है और कौन सी संगम से बाहर निकल रही है। आपने कहा I1 और I2 तो धारा संगम की ओर आ रही है मेरी, ये दोनों की दोनों आ रही हैं, तो इन्हें दोनों का योग। तो आपने कहा समीकरण हमारे पास में है, चलो साहब देखते हैं हमारा समीकरण में सवाल को करने का तरीका। आपने कहा समीकरण कहता है I1 प्लस का I2 बराबर के I3 प्लस का I4 प्लस का I5। I1 का मान दिया हुआ है 10 एम्पियर, I2 का मान दिया है 5 एम्पियर, I3 का मान दिया है 2 एम्पियर, I4 का मान दिया है 1.5 एम्पियर और I5 का मान आपसे पूछ रहा है। अरे मुझे कुछ नहीं करना, केवल जो सूत्र मेरा समीकरण कहता है उसी समीकरण में ही मुझे अपने मान को रख देना है और आसानी से अब आपको जोड़ बाकी करना है। आपने कहा इन दोनों का योग 15 हो गया हमारा, आपने कहा इन तीनों का योग, तो आपने कहा 3.5 प्लस की I5। अरे I5 का मान पूछ रहा है, अज्ञात है, तो I5 को बाहर निकाल दो। I5 बराबर के 15 माइनस के 3.5। आपने कहा I5 का मान पूछ रहा है, I5 बराबर के 15 माइनस के 3.5, यहाँ से इसमें से घटा दो तो आपने कहा 11.5 एम्पियर। अरे कितना आ गया? 11.5 एम्पियर। यही मेरा क्या रहेगा? I5 का मान रहेगा, आंसर रहेगा। ये था आपका एक तरीके सिस्टम से।
यदि आपको सवाल को देख के ही करना है, मैंने कहा आपको पेन चलाने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी, चाहे आप व्हीटस्टोन ब्रिज का निकाल रहे हो, चाहे किरचॉफ के नियम किसी का भी निकालोगे, देख के ही आंसर बोलोगे। अरे हमने कहा आने वाली संगम की ओर आने वाली धाराओं का योग, तो आने वाली धाराएं I1 और I2, इन्हें दोनों का योग करो, 10 और 5 15। अरे कितनी हुई मेरी 15। आपने कहा संगम से दूर जाने वाली धाराओं का योग तीनों है मेरी, तो 2 और 1.5 3.5 हुई। 15 में से 3.5 को डायरेक्ट ही घटा दो तो यहाँ पर निकल के आपकी आ गई 11.5 एम्पियर। 11.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, देखो कितने हो गए 13 और 2 15, 10 और 5 15, मान क्या रहा बराबर। अरे मान क्या रहेगा बराबर, तभी आपका आंसर राइट रहेगा। तो ये था दोस्तों पहला नियम, कौन सा, किरचॉफ का पहला नियम, करंट का नियम, धारा नियम, बिंदु नियम या मैश का नियम। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे नियम की, वोल्टेज का नियम। हम बात करते हैं इसका दूसरा नियम है वोल्टेज का नियम। डायग्राम बना लेना, इसके न्यूमेरिकल सवाल करके देख लेना दोस्तों, आपको मज़ा आएगा साहब। लास्ट हमारा दूसरा नियम है वोल्टेज का नियम। चलें साहब हम बात करते हैं हमारे इसे दूसरे नियम की, एक वोल्टेज के नियम साहब, एक वोल्ट का नियम या वोल्टेज का नियम। तो चलें साहब वोल्टेज के नियम को समझने के लिए हमारे पास में दोस्तों एक है समीकरण के द्वारा ही आसानी से हम समझ लेंगे कि वोल्टेज का नियम हमारा क्या कहता है। तो वोल्टेज के नियम को समझने के लिए आपके पास में है एक समीकरण दोस्तों। अरे क्या है, समीकरण है। समीकरण आपका क्या कहता है, किसी की जो समीकरण है, इस वोल्टेज के नियम को यदि समझना है तो किसके पास में जाना है आपको, एक समीकरण को। समीकरण कहता है सिग्मा ई बराबर के, अरे सिग्मा ई बराबर के सिग्मा आई आर। अरे यदि मुझे इसे वोल्टेज के नियम को समझना है तो मैंने कह दिया मेरा समीकरण कहेगा सिग्मा ई बराबर के सिग्मा आई आर। बराबर से इधर भी सिग्मा है, बराबर के बाद में इधर भी सिग्मा है, सिग्मा से सिग्मा को आप कैंसिल कर दो तो दोस्तों बाहर निकाल दिया आपने ई बराबर के आई आर। अरे दोस्तों ई बराबर के आई आर, या इसको आपने ई जो विद्युत वाहक बल है इसकी इकाई हमारी क्या होती है, वोल्ट होती है, या आपने कहा V बराबर के आपका आई आर। अरे आपने कहा कि दोस्तों यहाँ पर ई मेरा एक EMF है, एक विद्युत वाहक बल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसकी इकाई होती है वोल्ट। आई मेरी परिपथ में बहने वाली धारा है, परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा आई है, और आर मेरा एक प्रतिरोध है दोस्तों, एक रेजिस्टेंस है जिसकी इकाई ओम होगी। अब आपने कहा वोल्टेज के नियम को समझना है तो मेरे पास में एक समीकरण होता है। वोल्टेज के नियम आज तक आपको समझ में नहीं आएगा, केवल इस समीकरण से ही समझा दूंगा। सिग्मा ई बराबर के सिग्मा आई आर, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल कर दिया आपने, एक नियतांक है हमारा, ई बराबर के आई आर। ई हमारा एक EMF है, आई आपके परिपथ में बहने वाली धारा है, और आर आर का क्या है, प्रतिरोध। परिभाषा पे आओ, परिभाषा आपके क्या कहती है, यदि किसी परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बल का योग, ई एक EMF है, यदि किसी परिपथ में एक आरोपित विद्युत वाहक बल का योग एवं उसमें से बहने वाली विद्युत धारा एवं प्रतिरोध के रेजिस्टेंस के दोनों के गुणनफल के योग के बराबर होता है, उसी को कौन सा नियम कहेंगे, वोल्टेज का नियम। अरे आपने कहा कि गुरुजी दोबारा समझाओ। आपने कहा यदि किसी परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बल का योग, जो इसमें 220 वोल्टेज दे रहे हो, 250 दे रहे हो, इसका योग एवं उसमें बहने वाली विद्युत धारा एवं रेजिस्टेंस, इन दोनों के गुणनफल जो दोनों का आएगा, इसके क्या आएगा हमेशा, अरे बराबर आएगा, क्या आएगा, बराबर आएगा, उसी को क्या कहूँगा, वोल्टेज का नियम। अरे हमने कहा एक न्यूमेरिकल सवाल करके देखते हैं, उदाहरण करके देखते हैं दोस्तों। उदाहरण कहा यदि किसी परिपथ के अंदर 250 वोल्ट आरोपित किया गया है, अरे कितना वोल्ट दिया गया है, 250 वोल्ट दिया गया है, उसमें से बहने वाली विद्युत धारा 2.5 एम्पियर है। अरे कितनी है, 2.5 एम्पियर है। तो एक प्रतिरोध की गणना पूछ रहा है आपसे, रेजिस्टेंस के मान की गणना पूछ रहा है। यदि किसी परिपथ में 250 वोल्ट आरोपित किए गए हैं, उसमें से बहने वाली धारा 2.5 एम्पियर हो, तो एक आर के मान की गणना पूछ रहा है। तो आप जानते हो यहाँ से आर का मान निकलवा रहा है, आर बराबर के बी अपॉन के आई, डायरेक्ट ही कर दो आप। तो बी का मान दिया है 250, आई का मान 2.5 है। मैंने कहा था कभी भी ना तो पॉइंटों से गुणा करना है, ना पॉइंटों से कभी भाग देना है। नीचे का पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 1 है, तो ये 0 बढ़ा दी,
और बटे के नीचे पॉइंट हटा दिया, 25 से 25 कैंसिल कर दिया, एक बार 2 जीरो बची, तो आपने कहा 100 ओम। अरे क्या गया 100 ओम, यही क्या रहेगा मेरा आंसर रहेगा। समीकरण में देखो इसका मान 250 दिया हुआ है, आई का मान आपके पास में दिया हुआ है 2.5 एम्पियर, आर का मान ज्ञात कर लिया आपने कितना 100। अरे इन दोनों का योग, इसका गुणा करो 250, इन दोनों का 250। अरे मैंने कहा इन दोनों का मान क्या आना चाहिए, इसके योग के गुणनफल के योग के बराबर आना चाहिए 250, तो आपका आंसर राइट क्या रहेगा 100 ओम। इस प्रकार से यहाँ से तीनों में से एक मान कोई भी निकलवा सकता है दोस्तों। इस प्रकार से आपका ये किरचॉफ का नियम हमारा कार्य करता है। तो किरचॉफ का नाम वैज्ञानिक ने 2 नियम से उत्पन्न किए, एक करंट का नियम और एक वोल्टेज का नियम। करंट के नियम को सवाल किए और वोल्टेज के नियम के हमने सवाल किए। हम आगे की वीडियो में लेके आएंगे अगला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका प्रतिरोध के नियम। अरे कौन से प्रतिरोध के नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा। इसी लेसन का अगला टॉपिक है प्रतिरोध के नियम। तो प्रतिरोध के नियम को जानना चाहते हो हमारे, प्रतिरोध के नियम क्या कहते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में उनमें से भी सवाल आता है कि प्रतिरोध का मान बढ़ा रहे हो तो प्रतिरोध चालकता की लंबाई बढ़ेगी। इस प्रकार से सवाल हमारे पुटअप होते हैं, तो उनको भी हम जानेंगे। तो ये प्रतिरोध के नियम जानने के लिए बने रहो लगातार लक्ष्मण शर्मा के साथ। हम आपको अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।